गाइस शुरू में जो आपने वीडियो देखा वो वीडियो सी शेपर्ड के ड्रोन से शूट किया गया है। इसमें ग्राइंड जो एक प्रथा होती है फरोए आइलैंड्स में, उसके बारे में दिखाया गया और जैसे उधर के लोगों को पता चलता है कि उनके कारनामों को शूट किया जा रहा है, वो तुरंत अपनी शॉट गन से उस ड्रोन को शूट कर देते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे फरोए आइलैंड के अंदर जो प्रथा होती है ग्राइंड, जिसमें जो भी वेल्स और डॉल्फिन का झुंड जा रहा होता है उनको चारों तरफ से बोट से घेर लिया जाता और फिर उन्हें खाड़ी की तरफ धकेल दिया जाता और उन्हें फिर बीच के किनारे ले जाया जाता और बीच पे खड़े लोग उनकी हत्या करते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि ये काम इलीगली होता है तो उधर की जो सरकार है वो इसे लीगल मानती है और वो ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट भी देती है और जिन बीचों पे ये काम किया जाता है उन बीचों को भी सर्टिफिकेट मिलता है। एनिमल राइट्स की दुनिया में इस नरक के खिलाफ काफी आवाजें उठी हैं, लेकिन उधर की सरकार पे आज तक जू तक नहीं रहेंगी। फरोए आइलैंड्स जो है वो अपने आप में एक देश तो है, लेकिन वो डेनमार्क के अंडर में आता है। फरोए आइलैंड्स एक आइलैंड्स है जो नॉर्थन हेमिस्फीयर के नॉर्थन पार्ट पे दिखता है। अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे तो आप क्लियर हो जाओगे, ये समुद्र के बीचों बीच है जहाँ डॉल्फिन या व्हेल्स माइग्रेट करती है तो वो इधर से होते हुए ही जाती हैं। फरोए आइलैंड्स 320 किलोमीटर दूर है स्कॉटलैंड से और 1035 एडी तक ये नॉर्वे का पार्ट था, जिसके बाद ये आजाद हो जाता और फिर 1814 से ये डेनमार्क का पार्ट बन जाता है। ग्राइंड की प्रथा कितनी पुरानी है यार ये तो नहीं पता, लेकिन इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो शीप लेटर में भी दिया गया। शीप लेटर जो है फरोए आइलैंड्स के ऊपर मौजूद सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है। एक अनुमान लगाया जाए तो फरोए आइलैंड्स में 1948 से लेके आज तक एक एवरेज निकाला जाए तो हर साल 800 वेलों की बलि चढ़ाई जाती है और कई सारी डॉल्फिन्स की। ये कोई उधर के लोगों का बिजनेस नहीं है, बस ये एक कम्युनिटी गैदरिंग का तरीका है। अगर आप सोचते हो इसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं होता, तो इसके खिलाफ जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है या फिर ऐसा ग्राइंड होने वाला होता है तो उधर की पुलिस और उधर की सरकार को पहले बता दिया जाता है और फिर उधर की पुलिस जो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ताकि कोई भी प्रोटेस्ट ना हो। उस टाइम कोई भी आउटसाइडर उन बीचेस या उन एरियाज में अलाउड भी नहीं होता। क्रिटिसिज्म और कंटिन्यूड एक्टिविज्म के बाद उधर की सरकार एक नई चीज लेकर आती, नहीं पाबंदी नहीं लगाती, उधर की सरकार एक सर्टिफिकेट लेकर आ जाती है कि मतलब लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक लाइसेंस दिया जाएगा कौन इन लोगों की हत्या कर सकता है, जिसके लिए आपकी ट्रेनिंग भी होती है। ग्राइंड जो है वो हमेशा से इकोलॉजिकल डिबेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा वेस्टर्न यूरोप और फरोए आइलैंड्स के अंदर, लेकिन उधर की सरकार इसे हमेशा डिफेंड करती आई है कि ये ब्लू इकोनॉमी या ब्लू रेवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे ऐसे लोग भी हैं, हॉग्नी डैबेस जेनसन, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, जो कि फरोए आइलैंड के एक चीफ मेडिकल ऑफिसर थे और उन्हीं के साथ साथ पैल वाही जो कि उधर के साइंटिस्ट थे, जो कि एक लेटर लिखती है डेनिश सरकार को और फरोए आइलैंड की सरकार को, ये बताते हुए कि जो वेल्स है उनका जो मीट है वो लोगों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वेल्स के अंदर मरकरी, पीसीबी और डीडीटी जैसे डेरिवेटिव्स काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि काफी लोगों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए। इस लेटर के बाद जो उधर की सरकार है वो कुछ थोड़ा अमल करती है, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि इसके बाद सरकार ने कोई फैसला लिया होगा और पाबंदी लगा दी होगी तो आप गलत सोचते हो। इस रिपोर्ट के बाद 70 से 75% की गिरावट हुई थी वेल के मीट खाने पे, लेकिन 1% भी गिरावट नहीं हुई इस ग्राइंड पे। हालांकि डेनिश सरकार ने भी कई बार कोशिश की है कि इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे पाबंदी लगाई जाए, लेकिन जो उधर के लोकल्स है, उधर की जो कम्युनिटीज है, वो ये कहते हैं कि हजारों सालों से हमारे जो पूर्वज थे वो ये काम करते थे, इस प्रथा को हम बंद कभी नहीं करेंगे। 1580s के आसपास के जो डॉक्यूमेंट्स है वो इस बात का प्रूफ भी देते हैं कि जो ग्राइंड था वो कोई उनकी जरूरत नहीं थी, वो सिर्फ एक कम्युनिटी गैदरिंग का तरीका था। जब मन हो कि उधर के लोगों का आज मन कर रहा है वेलों का शिकार करने का, तो वो आज ही ग्राइंड बनाते थे। उधर की लोकल कम्युनिटीज ये भी कहती है कि वेल का मीट और वेल का ऑयल हमेशा से उनके लिए इंपॉर्टेंट रहा है और इसके कई सारे मेडिकल यूज भी है। लेकिन मेडिकल स्टडीज ये भी कहती हैं कि कई सारी ऐसी स्पीशीज है जिनका ग्राइंड में शिकार होता है, जैसे कि बॉटल नोज डॉल्फिन, जिसके मीट को खाने से उधर के लोगों को डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स भी होती है और ये कई बार सीवियर कंडीशंस में भी देखी गई हैं। और जो वेल्स रही हैं वो हमेशा से फरोए आइलैंड की कल्चरल और हेरिटेज में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब जो ग्राइंड की जो पूरी प्रोसेस होती है उनको हम कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट्स आते हैं वो साइटिंग। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ग्राइंड का कोई मौसम नहीं होता, या तो ये स्प्रिंग में किया जाता है या तो ये समर में किया जाता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जून से लेकर अक्टूबर तक के पीरियड में देखा जाता है। पुराने जमाने और आज के जमाने में जो सबसे बड़ा चेंज आया साइटिंग के बीच वो आया टेक्नोलॉजी का। पुराने जमाने में जब भी किसी को वेल का झुंड दिखता था तो वो दूसरे लोगों को बताता था और उसके बाद वो लोग बीच के किनारे टेंट लगा के जाते थे और आग जलाते थे रात के टाइम, ताकि आसपास के जितने और 17 आइलैंड है उनको भी ये सिग्नल जाए कि इधर ग्राइंड
होने वाला है। जिनके पास बोटें होती थी वो अपने बोटों में सारे औजार रख लेते थे, अपने कपड़े, मतलब एक तरीके से वो अपना टेम्परेरी घर बना लेते थे। लेकिन वही अगर हम बात करें आज के टाइम, तो आज के टाइम अगर किसी एक बंदे ने भी व्हेल के झुंड को देख लिया तो वो सीधे कॉल कर देता था, रेडियो पे, मोबाइल फोन, किसी भी तरीके से दूसरे लोगों को बता देता था। फरोए आइलैंड्स के अंदर जो ग्राइंड है आज की डेट में वो 17 में से 7 आइलैंड थे, उनमें से जो 22 बीच है उनमें सबसे ज्यादा देखा जाता है। उसका जो रीजन है कि फरोए आइलैंड्स के कई सारे ऐसे बीच है जो बे फॉर्मेशन शो करते हैं। खाड़ी फॉर्मेशन का मैं आपको एक मतलब समझा देता हूँ। व्हेल का झुंड जब भी जा रहा होता है तो आगे कई सारी जो बोट्स होती है वो उनके रास्ता को ब्लॉक करके खड़ी हो जाती है, सेमी सर्कल फॉर्मेशन शो कर देती है, जिसके बाद व्हेल्स अपना डायरेक्शन चेंज करती है और फिर उन व्हेल्स के पीछे बोट्स को दौड़ाया जाता है। उन व्हेल्स को समुद्र से उल्टी दिशा में खाड़ी के अंदर धकेल दिया जाता है और उन खाड़ी के अंदर जब सामने बीच आ जाता है तो उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो बीच की तरफ जाए अपनी जान बचाने की। लेकिन क्या आप जानते हैं जो करंटली 17 अप्रूव बीचेस हैं उनमें से जो 15 बीचेस हैं वो मरबक्की नहीं करते। मरबक्की होता क्या है? एक तरीके की जो नेचुरल फॉर्मेशन बनती है जहाँ पे ग्राइंड पॉसिबल होता है या फिर जहाँ पे ग्राइंड किया जाता है। कि अगर किसी बीच पे ऐसी फॉर्मेशन नहीं है तो उधर आप ग्राइंड नहीं कर सकते, ये इलीगल माना जाएगा। लेकिन ग्राइंड में ये भी देखा गया है कि पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये बीचेस होते हैं, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन्हें अपडेट किया जाता है इस लिस्ट को। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपने नियरेस्ट बीचेस को उस लिस्ट में जानबूझ के डलवाते हैं सिर्फ वोट बैंक की वजह से, और ऐसी लोकेशन को जॉट कहते हैं क्योंकि कई सारे ऐसे गांव, ऐसे एरियाज हैं जो कि सबसे ज्यादा ग्राइंड्स के एग्जांपल बने। ये रीजन है कि उनकी नेचुरल फॉर्मेशन है। अब जैसे कि जो पहले नंबर पे आते हैं उसमें अगर हम 60 सालों का डाटा निकाले तो उसमें 269 ग्राइंड्स हुए और 50,000 के लगभग व्हेलों की हत्या की गई है। तो वही जो दूसरे नंबर पे आते हैं उसके 40 साल के डाटा में 40,000 से ज्यादा व्हेलों की हत्या की गई है और 233 ग्राइंड्स हुए हैं। और ऐसे जो टॉप 10 है उनका डाटा आपके सामने है। साइटिंग और लोकेशन के बाद अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, रेगुलेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था फरोए आइलैंड पहले नॉर्वे के पास था, उसके बाद वो कुछ टाइम आजाद रहा, फिर वो डेनमार्क के पास चला गया। बीच में अब पता नहीं कि वो इस पे पाबंदी थी कि नहीं थी, लेकिन जो ग्राइंड था वो एक पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस में आया 4 जून 1907 में। ग्राइंड को पहली पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस मिली डेनिश मंत्रालय के अंदर। 1932 में इसे पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया। 1948 में इसे फिशिंग के साथ ही डाल दिया गया और 1980s के लगभग इस प्रथा को लीगल कर दिया गया। लेकिन 1980s के वक्त जब इसे लीगल कर दिया गया तो कई सारे एक्टिविस्ट थे डेनिश और फरोए आइलैंड के जो इसे अनएथिकल बोलते थे। ये तो मानते थे ये एक प्रथा है और उस पर भली पूरी तरह पाबंदी नहीं लगाओ, लेकिन अनएथिकल मेथड्स को यूज नहीं करना चाहिए। डेनिश सरकार ने 1948 में ही एक रूल को पास कर दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो भी ग्राइंड कराएगा तो उधर का जो पॉलिटिकल लीडर होगा उसी की जिम्मेदारी होगी कि ग्राइंड उसकी निगरानी में एक सही लीगल प्रोसीजर के तहत हो। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर, दी हंट। जैसे कि मैंने आपको प्रोसीजर समझा दिया कि एक्चुअली में ग्राइंड कैसे होता था, कैसे व्हेल्स को धकेला जाता था, उसके बाद किया जाता था। इसमें कई सारे इक्विपमेंट्स को लीगल माना गया, जैसे कि जो व्हेल्स होती है उनके ब्लो होल पे हुक फंसा दिया जाता है और फिर उन्हें खींचा जाता है चोर की तरह, और जब वो मर जाती है उसके बाद ही उन्हें काटा जाता है। लेकिन ऐसे कई सारे प्रोसीजर भी देखे गए इलीगली जो फॉलो किए जाते हैं। अब जैसे कि जो क्लिप शूट किया गया था सी शेपर्ड के ड्रोन के जरिए, उसमें साफ दिखाया गया था कि सिर्फ व्हेल्स के ऊपर बोट चढ़ा दी जाती थी जिसमें कुछ व्हेल्स से इंजर्ड भी होती थी, कुछ की हत्या भी हो जाती थी। बोट्स के प्रोपेलर से उनके फिन्स तक कट जाते थे। लीगल प्रोसीजर में अगर हम माने तो इसमें यह तक मेंशन था कि जो व्हेल्स झुंड से अलग हो जाती थी और जो बच के भाग निकलती थी उन्हें छोड़ दिया जाता। लेकिन रियलिटी में ऐसी व्हेल्स को आज की डेट में गोली मार दी जाती। चाहे भली हुक्स का इस्तेमाल बोला गया है, लेकिन लोग आज की डेट में स्पीयर्स और हार्पून जैसे इक्विपमेंट्स का भी यूज करते हैं। कटिंग ऑफ व्हेल्स का भी ये बोला गया कि जब व्हेल मर जाती है उसके बाद ही उनकी बॉडी को काटना शुरू करते हैं। लेकिन इधर बॉडी को शोर पे खींचा जाता था और जैसी बॉडी शोर पे आ जाती थी वो जिंदा होती थी, क्योंकि व्हेल एक मैमल होती है, एक फिश नहीं होती, आप अच्छी तरह जानते हो। तो वो पानी के बगैर भी कुछ टाइम तक जिंदा रह सकती है। व्हेल थी वो जिंदा होती थी और उसकी बॉडी काटी जाती थी। मतलब एक व्हेल अपने आप को कटता हुआ खुद देखती थी और खुद महसूस करती थी। यूनाइटेड नेशन की एक सब्सिडरी बॉडी इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन और सी शेपर्ड जैसे एनजीओ ने भी कुप्रथा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की है, लेकिन ना ही उधर की सरकार को कोई मतलब है और ना ही डेनिश सरकार को।
कि जो ग्राइंड है वो भले वेल्स के लिए बोला गया लेकिन उसमें वेल्स, डॉल्फिन, प्रोपॉइस और ऐसे ना जाने कितने जानवरों को सिर्फ अपने मनोरंजन और खेल के लिए बलि चढ़ा दिया जाता है। हवल्बा और सैंडविक जो ये 2 विलेजेस हैं जिसे ग्राइंड एक अच्छे खासे लेवल पे किया जाता है। इन दोनों के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, इन दोनों विलेजेस की कोस्ट लाइन में सिर्फ 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। अगर आप वेल्स के बारे में जानते होंगे तो वेल्स इंफ्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करती है। इंफ्रासोनिक वेव से वो उन्हें दिशाएं और रास्ते पता चलते हैं। इसमें से जो सिग्नल्स है वो इन दोनों विलेजेस के बीच में से जाते हैं और बहुत सी जो वेल्स है वो इन दोनों विलेजेस के बीच में से ट्रेवल करना पसंद करती है, क्योंकि इससे जो वेल्स है उनका बहुत अच्छा खासा डिस्टेंस बच जाता है और ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि 1 किलोमीटर का ही डिफरेंस है तो पानी शॉलो है, तो कई बार जो बड़ी वेल्स होती हैं वो फंस जाती है, वापस पानी में नहीं लौट पाती और फिर उधर के लोग क्या करते हैं आप समझ ही गए, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट 2012 में हुआ था। पुराने ज़माने में कई सारे जो ग्राइंड थे वो फेल भी होते थे, क्योंकि लकड़ी की बोटें इस्तेमाल होती थी, पुराने औजार इस्तेमाल होते थे और कई बार ऐसा भी होता था कि लोगों को तक की मौत हो जाती थी बोट पलटने से। लेकिन आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, नई बोट्स है, पावरफुल बोट्स है विद पावरफुल इंजन, कई सारे वेपन्स जिन्हें इन प्रोसीजर में इलीगल माना गया उनका भी यूज किया जाता है। और आज की डेट में ऐसा एक भी केस देखने को नहीं मिलता जहाँ पे ग्राइंड फेल हुआ। जो वेल्स अपने आप को इस ग्राइंड से बचा लेती हैं और भाग निकलती है उन्हें भी बाद में गोली मार दी जाती है। समय के साथ साथ काफी चीजें बदलती है, लेकिन क्या समय के साथ साथ उधर के लोगों ने अपने आप को बदला है? 2013 में जो रसल फील्डिंग है उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्होंने उधर के यूथ से पूछा था। उधर का यूथ ये तो मानते थे कि जो ग्राइंड है वो उनका रिवाज है, लेकिन उधर के भी यूथ में भी एक काफी डिफरेंस देखने को मिला। जो ज्यादा लिटरेट नहीं है वो ग्राइंड को प्रमोट करते कि ग्राइंड होना ही चाहिए, तो जो पढ़े लिखे हैं जो आज की डेट में एजुकेटेड है वो ग्राइंड को एक अनएथिकल अनह्यूमन एक्टिविटी मानता है। और ये भी देखा है कि आज की डेट में जो वेल मीट कंजम्पशन है वो एल्डर्स में ज्यादा और यंगर्स में कम है, मतलब आने वाली जनरेशन उसको रिजेक्ट कर रही है। कई साइकोलॉजी ये भी देखी गई, कई लोग जो ग्राइंड में पार्टिसिपेट करते हैं या सपोर्ट करते हैं वो फरोए आइलैंड का पासपोर्ट यूज करते हैं, तो वही जो इसे अनएथिकल एक्टिविटी मानते हैं वो डैनिश पासपोर्ट यूज करते हैं, क्योंकि डैनिश सरकार ने भी कई बार इस पे पाबंदी लगाने की कोशिश की है, लेकिन पॉलिटिक्स के होने की वजह से डैनिश सरकार भी कभी सफल नहीं हुई। वेल्स का हंट करने वाला फरोए आइलैंड कोई अकेला देश नहीं है, ऐसे कई सारे देश हैं जो इसे लीगली तौर पे करते हैं। इसमें आपके नॉर्वे, फरोए आइलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और जापान जैसे देश भी शामिल है। 2020 में कोविड पैंडेमिक के दौरान एक चीज जो अच्छी देखी गई थी कि ग्राइंड के रिवाज में गिरावट हुई थी। तो इधर की सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था कि गैदरिंग नहीं हो सकती और 1 मीटर की दूरी कंपलसरी है। अब ये सोशल डिस्टेंसिंग आप बोट के ऊपर तो कर नहीं सकते। और 19 जून 2020 को उधर के जो साइंटिस्ट है उनको एक 10 वेलों का झुंड मिला था। हालांकि उस वेलों को ग्राइंड नहीं किया गया था, लेकिन उन वेलों के ऊपर ट्रांसमीटर लगा दिया जाता है सिर्फ ये देखने के लिए कि ये वेल कहाँ तक जाती है। आज की डेट में जब भी ग्राइंड होना होता है तो इसे गोपनीय रखा जाता है, मतलब बताया नहीं जाता, सिर्फ पुलिस को पता होता है जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ताकि कोई बाहर का आदमी इस प्रोसेस को देख भी ना सके और इसे रिकॉर्ड भी ना कर सके, ताकि दुनिया को इसके बारे में पता भी नहीं लगे। इस वीडियो में भी अगर एक आदमी ने कैसे ड्रोन को शूट किया था ताकि इस घटना को कैप्चर नहीं किया जा सके। 2015 में भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है जिसे लीड करते सी शेपर्ड्स। सी शेपर्ड्स के कई सारे एक्टिविस्ट, कई सारे सपोर्टर्स होते हैं जो इस कुप्रथा के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, लेकिन डैनिश की पुलिस और फरोए आइलैंड की जो पुलिस है वो उन्हें अरेस्ट कर लेती है। कई शताब्दियों से ये इवेंट चल रहा और कई सारे देश आए, उधर की सरकारें आए, कई सारे रूल आए जिन्होंने इस पे पाबंदी लगाने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम हुए। कई सारे एक्टिविस्ट ग्रुप आए, एक्टिविस्ट आए, कंजर्वेशनिस्ट आए, फिर भी वो बेकाम हुए और आज से 6 दिन पहले भी यही हुआ। 131 से भी ज्यादा वेल्स की बलि चढ़ा दी गई। जो वीडियो है ये पूरा को पूरा सी शेपर्ड्स के ड्रोन से शूट किया गया है। सी शेपर्ड्स एक एनजीओ है जो वेल कंजर्वेशन में सबसे इम्पोर्टेंट एनजीओ माना जाता है। अगर आपने इनकी सीरीज वेल वार्स देखी हो तो वो भी इन्हीं पर आधारित है। तो गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस हैवानियत के खेल के बारे में पूरी दुनिया को पता चल सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा अपने व्यूज, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। If you're not connected somehow to the nature in the Faroes, then I don't know. Then you could live somewhere else. Afraid that the next generation of children, they will not know anything about this, unfortunately. And I guess one day
it will also disappear. The whale hunt